इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है साइमन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, और वो बहुत सारे एंजल्स के बारे में बात कर रहा था जो कि हेवन से बिलोंग करते थे। साइमन ने तो ये भी बताया कि किस तरीके से हम सारे एंजल्स के ऊपर हमला हो गया और कई सारी बुरी ताकतें हम पर हावी होने लगी। साइमन तो लूसीफर का भी नाम लेता है कि उसने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई, इसीलिए अब देवताओं ने अपनी शक्ति का यूज करके लूसीफर को हेल के अंदर भेज दिया था, क्योंकि लूसीफर और कुछ बुरी ताकतों की वजह से ही हेवन के अंदर एक बड़ी सी जंग हो गई थी और इस जंग के दौरान कई सारे एंजल्स की जानें चली गई होती हैं। लेकिन अब देवताओं का मानना था कि लूसीफर इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाला, वो जरूर हेल से बाहर निकलकर धरती पर आएगा और फिर इंसानों की भी प्रजाति को खत्म करने की कोशिश करेगा। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हेवन में मौजूद एंजल्स को पृथ्वी पर आना पड़ा। दरअसल वो इंसानों की प्रोटेक्शन करना चाहते थे, इसीलिए वो सारे अच्छे एंजल्स इंसानों का रूप धारण करके उनके बीच में ही रहने लगे। साइमन बता रहा था कि मैं भी एक एंजल ही हूँ। हमें जब साइमन को दिखाया गया तो उसका पूरा आंख एक इंसानी आंख में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि वो अपने पूरे एंजल साथियों के साथ पृथ्वी पर आ चुका है, जो सिंपल इंसानों के बीच छुप कर रह के उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन अब साइमन को धीरे धीरे अंदाजा हो रहा था कि शायद एक और जंग होने वाली है। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ा चर्च दिखाया जाता है जिसके अंदर थॉमस नाम का एक प्रीस्ट मौजूद था। वो सारे प्रीस्ट वहाँ पर मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी थॉमस को उसका सीनियर प्रीस्ट अपने पास बुलाता है। थॉमस उनका सम्मान करते हुए उनके सामने लेट गया, लेकिन तभी अचानक थॉमस को कुछ विजन्स आते हैं। इस विजन के अंदर वो कई सारे एंजल्स को मरता हुआ देख रहा था और एक बहुत ही खतरनाक जंग चालू थी एंजल्स और बुरी ताकतों के बीच। ये चीजें आखिरकार थॉमस के दिमाग में कैसे आ रही हैं उसे बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन थॉमस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी उस जंग का एक पार्ट है, यानी कि जो भी चीजें हो रही थी वो अपनी आंखों से उस जगह पर रहकर देख पा रहा था। अब यहाँ थॉमस अपने सारे काम खत्म करने के बाद एक ऊंची वाली इमारत पर खड़ा होता है। उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि आखिरकार चर्च में उसे कैसे विजन्स आए। उस विजन में मौजूद किसी को भी वो जानता ही नहीं था। थोड़ी देर में अब अचानक वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो थॉमस को कहने लगा कि तुम यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते और नॉर्मल लोगों की यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। पर तभी थॉमस अपना एक कार्ड निकालता है जो कि उसका आईडी कार्ड था। तब जाकर हमें पता चला कि थॉमस एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है। उस कार्ड को देखते ही वो दूसरा आदमी वहाँ से चला जाता है, पर थॉमस को किसी भी हालत में अपने उन विजन्स के बारे में पता करना था। अब यहाँ थॉमस सीधा अपने घर पर आ गया। तभी हमें पता चला कि साइमन उसके घर के अंदर बैठा हुआ है, जो बहुत ही अजीब तरीके से बैठने की एक्टिंग कर रहा था। थॉमस तो इस तरीके से किसी भी अनजान आदमी को देखकर काफी डर गया और उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। थॉमस तो पूछने लगा कि आखिरकार तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे घुसे। घर तो पूरी तरीके से लॉक था और उसकी इकलौती चाबी उसके पास ही है। तब जाकर साइमन थॉमस को बताता है कि तुम्हें अभी चर्च के अंदर जो विजन्स आए थे उसे मैंने भी देखा है, लेकिन तुम इसका राज नहीं जानना चाहोगे कि आखिर ये विजन्स तुम्हें क्यों आ रहे हैं। थॉमस को ये बातें पता करनी थी, इसीलिए वो साइमन को मारता नहीं। वो दोनों तो एक दूसरे से बातें करने लगे थे जिससे कि ये अननोन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। पर साइमन फिलहाल के लिए थॉमस को पूरी बातें नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ शहर के अंदर दिखाया गया कि कोई अनजान आदमी साइमन को मारने के लिए ढूंढ रहा है। उसकी नजर पूरी तरीके से साइमन के ऊपर थी और उसने उसकी एड्रेस का पता भी लगा लिया होता है, इसीलिए वो अनजान आदमी सीधा चल पड़ा था साइमन को पकड़कर जान से मारने के लिए। साइमन तो अपने कमरे में मौजूद होता है जो एक छोटे से बॉक्स और एक नक्शे को टेबल पर रख रहा था। वो जैसे ही न्यूज़पेपर को पढ़ने गया तभी वो अनजान आदमी साइमन के ऊपर कूद पड़ता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से चोटिल करके और जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर साइमन भी कम नहीं होता। वो भी उसके ऊपर पलटवार कर रहा था और जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है। लेकिन कुछ देर बाद जब हमें उस अनजान आदमी का चेहरा दिखाया गया तो उसकी दोनों ही आंखें गायब थीं, यानी कि उसका आई सॉकेट पूरी तरीके से खाली था। तब जाकर साइमन समझ जाता है कि ये भी एक एंजल है, लेकिन ये बुरी ताकतों के लिए बहुत ही बुरे काम करने लगा था और अगर साइमन को बचना है तो इसे जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि देखने से लग रहा था कि ये एंजल किसी और के कंट्रोल में है। साइमन तो अब अपनी पूरी कोशिश करता है और उस बुरे एंजल को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो बुरा एंजल जैसे ही खड़ा हो पाता तभी अचानक उसके सामने एक कार आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कि उस एंजल की बहुत बुरी तरीके से वहीं पर मौत हो गई थी। साइमन तो वहां से निकलते हुए कहीं दूर गायब हो गया था। थोड़े समय के अंदर जब पुलिस ऑफिसर्स को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो उसकी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आ गई। इस पूरी टीम के अंदर थॉमस भी था, जो कि अब घर के अंदर आकर छानबीन करने लगा। हालांकि थॉमस और उसके कई सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके सबूत ढूंढने की कोशिश
की, लेकिन उन्हें इस बार खाली हाथ जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। साइमन ने तो अपने सारे फिंगरप्रिंट्स हटा दिए थे, इसीलिए अब थॉमस अपने सभी लोगों को कहता है कि तुम उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हमें कुछ क्लूज मिल जाएं। पर यहाँ थॉमस अभी भी डिस्टर्ब था अपनी चर्च में आए हुए विजन के कारण। वो तो इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगा। अब हमें दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा स्कूल दिखाया जा रहा था जिसके अंदर काफी सारे बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ पर कैथरीन नाम की एक लेडी होती है जो बच्चों को सिंगिंग सिखा रही थी। दरअसल ये स्कूल कैथरीन का ही होता है जो कि अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराती थी और अलग अलग टेक्निक और स्किल सिखाती थी। कैथरीन का मानना था कि जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं होता उनकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ना तो कोई गाइड करने वाला है और ना ही उनके पास कोई भी फैमिली है जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। कैथरीन तो अपना आधे से ज्यादा समय उन बच्चों को सिखाने में लगा देती। वहीं अब हमें साइमन दिखाया गया जो कि किसी अनजान आदमी की डेड बॉडी के पास जाकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने लगा। ये बहुत ही अजीब तरीके का सीन होता है जिसमें कि साइमन उस पूरे आदमी की आत्मा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले रहा था। पर आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बाद साइमन सीधा चले गया था उसी स्कूल के अंदर और एक खाली कमरे में जाकर वहीं पर लेट गया, क्योंकि साइमन की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक लग रही होती है। किसी को भी इस बात का पता ना चले इसीलिए साइमन एक कोने में जाकर वहीं सो जाता है। अब हमें उसी स्कूल के अंदर कैथरीन दिखाई गई जो कि सारे बच्चों को काफी ज्यादा खुश रख रही होती है। तभी कैथरीन मैरी नाम की एक लड़की के पास चली गई जो बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। कैथरीन तो मैरी से बार बार पूछ रही थी कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन मैरी ने कुछ ऐसा देखा था जिसे कि वो ठीक से बता भी नहीं पा रही होती। कैथरीन के कई बार पूछने पर भी मैरी की हिम्मत नहीं होती उसे बताने के लिए। वहीं अब हमें थॉमस को दिखाया गया जो कि उस लेबोरेटरी में आ जाता है जहां पर वो इंसान की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराने लाया था। वहां के सारे डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद तो अपनी सारी रिपोर्ट थॉमस को बता रहे होते हैं। उन्होंने तो शॉकिंग वे में ये कहा कि इस आदमी के दोनों ही आई सॉकेट में आंखें थे ही नहीं, और तो और इस इंसान के बॉडी के अंदर दोनों ही मेल फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं, यानी कि इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी जनरेशंस आगे बढ़ा सकता है। थॉमस और पूरे डॉक्टर्स एकदम से चौंक गए क्योंकि ऐसी कंडीशन उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए थॉमस को इस केस को सॉल्व करके सच्चाई का पता लगाना ही था। अब हमें गैब्रियल नाम का एक और एंजल दिखाया जाता है जो कि साइमन की तलाश में उसके घर पर आ चुका था, लेकिन साइमन तो वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। गैब्रियल जैसे ही वहाँ पर गया तो उसे किसी का ब्लड दिखाई दिया। ये तो उसी मरी हुई एंजल का होता है जिसके ऊपर अभी थॉमस और उसकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी वजह से अब गैब्रियल सीधा उस पोस्टमार्टम वाले इलाके में चला गया और उस मरे हुए एलियन की बॉडी पर कुछ गिराते हुए उसकी पूरी बॉडी को जला दिया। यानी कि गैब्रियल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके और उसकी कम्युनिटी वालों के बारे में किसी को भी पता चले। वहीं अब हमें अगले दिन स्कूल के अंदर मैरी को दिखाया गया जो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उसी कमरे के अंदर आ गई थी जहां पर साइमन छुपा हुआ था। बाकी दोस्त तो साइमन को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन मैरी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैरी तो यहाँ साइमन से पूछने लगी होती है कि क्या कैथरीन ने तुम्हें परमिशन दी है यहाँ पर रहने के लिए। हालांकि साइमन ने इसके बारे में मना किया, लेकिन वो अब धीरे धीरे मैरी को अपनी बातों में फंसाने लग जाता है। मैरी को भी कहीं न कहीं साइमन एक भला आदमी लग रहा था, पर थोड़ी देर के अंदर वहाँ मैरी को ढूंढते हुए कैथरीन आ जाती है। कैथरीन जब साइमन को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उन दोनों के बीच तो अब बातें भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कैथरीन मैरी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अब वो साइमन से बातें करने लगी थी कि भले ही तुम यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से रह रहे हो, इसीलिए मुझे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी साइमन एक अजीब नजर से कैथरीन को देखता है और अपनी आंखों से उससे कंट्रोल करने लग जाता है। उसने तो कैथरीन को कमांड दे दिया कि तुम सारी चीजें भूलकर अपना काम पे ध्यान दो, जिससे कि कैथरीन बात मानते हुए सीधा वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैरी वहां पर आ गई थी। मैरी ने कहा कि मैं तो इस कमरे से गई ही नहीं और सारी चीजें मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुकी हैं। तुम लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ साइमन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए वो मैरी को कहता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दूंगा जिसे कि तुम्हें संभाल कर रखना है और किसी को बताना नहीं है। तब जाकर साइमन मैरी के बॉडी में कुछ ट्रांसफर करता है जो और कुछ नहीं बल्कि उसी मरे हुए इंसान की सोल थी, जिसे साइमन ने कुछ समय पहले ही उसके बॉडी से निकाल कर एब्जॉर्ब किया था। और अब उसने तो वही आदमी की आत्मा मैरी के बॉडी में डाल दी होती है।
मैरी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी, जिससे कि कैथरीन उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका इलाज करती है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें गैब्रियल को दिखाया गया, जिसने कि जेरी नाम के एक आदमी को अपने कंट्रोल में किया होता है। दरअसल गैब्रियल के पास पहले से ही कुछ ऐसी रचनात्मक शक्तियां थी कि वो किसी को भी अपना गुलाम बनाकर अपने हिसाब से काम करवा सकता था। दरअसल जेरी एक ऐसा आदमी होता है जिसे कि कैंसर हुआ था और वो कुछ समय के अंदर मरने वाला होता है, लेकिन गैब्रियल ने अपना फायदा और अपने काम निकलवाने के लिए जेरी को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसकी वजह से वो अब तक जिंदा है। हालांकि जेरी गैब्रियल से रिक्वेस्ट करता था कि वो उसे आजाद कर दे और मरने दे, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं जिंदा रहना चाहता था। पर गैब्रियल तो एक खतरनाक एंजल है जो किसी की बात नहीं मानने वाला। गैब्रियल अब जेरी को लेकर एक ग्रेवयार्ड में चला गया और किसी के ग्रेव को ओपन करने लगा। ओपन करने के बाद पता चलता है कि ये तो उसी सोल्जर की डेड बॉडी है जिसके अंदर से साइमन ने कुछ समय पहले उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था। गैब्रियल जब उस आदमी की सोल को एब्जॉर्ब करने जाता है तब उसे पता चला कि ये सोल तो पहले से ही किसी ने एब्जॉर्ब करके रखी है और वो समझ जाता है कि जरूर ये काम साइमन ने किया होगा। इसीलिए अब अपने एबिलिटीज का यूज करके गैब्रियल सीधा उस स्कूल के चैम्बर में पहुंच गया था जहां पर साइमन इतने दिनों से छुपा हुआ होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि गैब्रियल साइमन से कई ज्यादा पावरफुल है और वो पूरी तरीके से एक बुराई का साथ देता था। गैब्रियल तो अब साइमन से बहुत गुस्से में पूछने लगा कि आखिर उस सोल्जर की सोल कहाँ पर मौजूद है, लेकिन साइमन यहाँ गैब्रियल को कुछ भी नहीं बताता। इस बात से गैब्रियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और साइमन को मल्टीपल जगहों पर मारने लगा, पर साइमन अपना मुंह ही नहीं खोलता। गैब्रियल ने तो अब अपनी एबिलिटी की मदद से साइमन की पूरी बॉडी को आग में जला दिया होता है, जिससे कि गैब्रियल की ऊपर की चमड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। हालांकि साइमन थोड़ी देर में मरने वाला था, लेकिन तभी गैब्रियल ने उसे आग से निकाल लिया और फिर उससे एक आखिरी बार पूछा कि मुझे पता है कि उस आदमी की सोल तुमने एब्जॉर्ब की है, पर मुझे बता दो कि आखिरकार वो कहाँ पर है। क्योंकि गैब्रियल को एक भविष्यवाणी पता थी कि कोई भी बुरा एंजल इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान की सोल को एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी ताकतें 10 गुना बढ़ जाएंगी और वो हमेशा के लिए इमॉर्टल रहेगा, यानी उसे कोई भी नहीं मार सकता। यही कोशिश होती है गैब्रियल की, ताकि वो दुनिया के सबसे बुरे इंसान यानी कि उस बुरे पॉलिटिशियन की सोल को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन उस आदमी की सोल तो साइमन ने मैरी के बॉडी में ट्रांसफर कर दी है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसी वजह से जब गैब्रियल को गुस्सा आया तो उसने साइमन की जान ही ले ली, पर उसे किसी भी हालत में उस आदमी की सोल को ढूंढना है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि मैरी की तबीयत पहले से खराब होती जा रही है। मैरी तो स्कूल भी आना बंद कर देती है और उसकी दादी हमेशा उसका ख्याल रखती थी। कैथरीन भी जब मैरी के घर पर देखने गई तो उसे पता चलता है कि अब तक मैरी की तबीयत में सुधार नहीं आया है। मैरी की दादी कहने लगी कि मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया है पर वो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, इसीलिए मैं मैरी को बहुत सारे तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगी क्योंकि उसकी वजह से ये ठीक हो सकती है। थॉमस तो अब यहाँ पर एक चर्च के अंदर मौजूद होता है जिसके पास अब गैब्रियल आ चुका था। गैब्रियल ने तो थॉमस को उसके नाम से पुकारा, जिससे कि थॉमस थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर उसे मेरे बारे में कैसे पता है, लेकिन गैब्रियल ने इसका जवाब नहीं दिया और सीधा वहाँ से दूर चला गया। अब अगले दिन दिखाया गया कि गैब्रियल स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा है। वो तो इन्हीं सारी चीजों में एक बच्चे से पूछता है तो उसे पता चला कि साइमन के साथ मैरी नाम की एक लड़की मौजूद थी और वो चैम्बर में जाकर उससे कुछ बातें कर रही होती है, जिससे गैब्रियल को कहीं न कहीं अंदाजा होने लगा कि शायद मैरी कहीं न कहीं इससे रिलेटेड हो सकती है। अब थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर कैथरीन आ गई। कैथरीन तो उस अनजान आदमी को अपने बच्चों के साथ देखकर पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सारे बच्चे जाने के बाद गैब्रियल कैथरीन को कहता है कि मैं तो इन सभी से बातें कर रहा था, आखिर बच्चों के साथ ही बातें नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। गैब्रियल तो अब कैथरीन से मैरी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन कैथरीन ऐसे ही थोड़ी किसी अनजान आदमी को अपने बच्चों के बारे में बताएगी, इसीलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहती और गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। कैथरीन को यहाँ पर मैरी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सीधा ट्रेवल करते हुए उसके दूसरे घर पर चली गई। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कैथरीन को पता चलता है कि थॉमस भी उस जगह पर आया हुआ है। दरअसल वो भी मैरी से कुछ पूछताछ करना चाहता था कि जब उसकी इंटरेक्शन साइमन से हुई थी तो उनके बीच की क्या कन्वर्सेशन होती है। थॉमस और कैथरीन एक साथ बैठकर मैरी को कंफर्टेबली पूछने लगे, लेकिन यहाँ कैथरीन सिर्फ इतना कहती है कि साइमन ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी थी जिसे कि मुझे छुपा कर रखना है और मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती। पर मैरी ने ये भी बताया कि उसी अनजान चीज की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है और इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। शॉकिंग बात तो ये हुई कि मैरी जो कि वो छोटी बच्ची थी वो हेवन और बुरी ताकतों में होने वाले एक खतरनाक जंग के दृश्य को देख रही होती है, यानी कि ये वॉर जो कई सालों पहले खत्म हो चुकी थी वो वापस से स्टार्ट होने वाली है।
कैथरीन और थॉमस मैरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए अब कैथरीन थॉमस को लेकर एक दूसरी जगह पर चली गई थी, जिस गुफा के अंदर उसने गैब्रियल और जेरी को अंदर जाते हुए देखा। कैथरीन और थॉमस तो धीरे धीरे उसी गुफा के अंदर जाकर चेक करने लगी कि आखिर वहाँ क्या मौजूद है, पर वहाँ की दीवारों पर तो अजीब तरीके के लैंग्वेजेस में लिखा था, जैसा कि थॉमस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बुक मिली होती है। उस बुक के ऊपर भी ऐसे ही लैंग्वेजेस लिखी गई थी। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने के बाद उन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है, जिसके अंदर कदम रखते ही उन्हें अपने सामने बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और पूरा इन्वायरमेंट एकदम बदल गया था, जैसे लग रहा हो कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। दरअसल ये उसी हेवन और बुरी ताकतों के बीच के वॉर की थी, जो कुछ समय के अंदर होने वाली है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। कैथरीन और थॉमस इस बात से बहुत डर गए और वो तुरंत ही उस गुफा से निकलकर मैरी के पास आने लगे। लेकिन जिस वैनिटी वैन में मैरी मौजूद थी, वहाँ पर तो अब गैब्रियल और जेरी आ चुके थे। थॉमस तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है और फायर करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ जेरी तुरंत ही थॉमस के ऊपर कूद पड़ा और उसे मारने लगा। थॉमस किसी भी हालत में मैरी को चोट नहीं पहुंचाने देना चाहता था, इसीलिए उसने गन की मदद से सबसे पहले जेरी को जान से मार दिया और फिर गन की मदद से शूट करता है गैब्रियल की बॉडी पर गैब्रियल को तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक एंजल है और उनके अंदर कई सारी एबिलिटीज हुआ करती थी। गैब्रियल भी थॉमस को पलटवार करके काफी मारने लगा और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन कैथरीन फिर से गन उठाकर गैब्रियल के ऊपर मल्टीपल फायर करती है, जिससे गैब्रियल का ध्यान भटक गया और वो सीधा मैरी को लेकर वहां से भागने लगी। थॉमस भी अब किसी तरीके से बाहर आ जाता है, पर गैब्रियल को मानो कुछ हुआ ही नहीं था। वो धीरे धीरे अब उनकी तरफ बढ़ने लगा ताकि उन्हें मारकर वो मैरी को अपने साथ लेकर जाए। लेकिन कैथरीन ने यहाँ पर एक चालाकी की और उसने गैब्रियल की बॉडी पर ना मारते हुए सामने मौजूद एक गैस सिलेंडर पर फायर कर दिया, जिससे कि वो पूरी वैनिटी वैन देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके के अंदर गैब्रियल को भी काफी चोट लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थॉमस और कैथरीन तो तुरंत मैरी को कार में बिठाते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। थोड़े ही समय के अंदर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे, जिन्होंने गैब्रियल को मरा हुआ समझ लिया और उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसे कार में बिठाते हैं तो गैब्रियल अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि वो अभी भी मरा नहीं है। थॉमस और कैथरीन मैरी को कार में जब आगे की तरफ लेकर गए तो उन्हें रास्ते में उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें कि ऑब्वियसली गैब्रियल ने मार दिया होगा और वो उनकी चंगुल से आजाद हो गया, यानी कि अब फिर से मैरी की जान खतरे में है। फिलहाल के लिए थॉमस और कैथरीन मैरी को लेकर उसकी दादी के पास आ गए। मैरी की दादी तो यहाँ पर एक तांत्रिक से उसका इलाज कराने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि डॉक्टर्स पूरी तरीके से हार मान चुके थे और मैरी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही होती। इसीलिए अब मैरी की दादी उस तांत्रिक के पास लेकर जाती है, जो कि एक अजीब तरीके का रिचुअल करने के ट्राई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें गैब्रियल दिखाया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा होता है जो जल्दी मरने वाला हो। लगातार घूमते हुए वो एक लेडी के पास पहुंचा जिसे कि कैंसर था और वो अगले दिन ही मरने वाली थी। इसी वजह से गैब्रियल ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और उसकी लाइफ स्पैन को पहले से बढ़ा दिया होता है, जिससे कि वो लेडी कई साल तक जिंदा रहेगी, पर उतने समय तक उसे गैब्रियल का साथ देना होगा। गैब्रियल तो उस लेडी के साथ सीधा निकल पड़ा था मैरी को पकड़ने के लिए। वहीं अब उसी अनजान जगह पर कैथरीन जब खड़े होकर मैरी को कैसे बचाए इस बारे में सोच रही थी, तभी उसके सामने लूसीफर आ जाता है, जो इंसानों के बीच में अब तक छुप कर रह रहा था। लूसीफर ने कैथरीन से कहा कि तुम्हें किसी भी हालत में गैब्रियल को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो एक और हेल बना देगा इस पूरी दुनिया को भी, जहाँ पर फिर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में गैब्रियल को रोकना होगा, ताकि वो मैरी के बॉडी में से वो खतरनाक आत्मा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब ना कर ले। अगले दिन जब थॉमस वहाँ पर कुछ काम कर रहा था तो लूसीफर उसके पास भी आता है। लूसीफर ने थॉमस से कहा कि तुम्हारा दिल बहुत जरा साफ है और तुम ऐसे योद्धा हो जो बुराई का खात्मा कर सकते हो। इसीलिए अब लूसीफर ने थॉमस को गाइड किया कि किस तरीके से उसे गैब्रियल को रोकना है। लूसीफर ने तो अपनी थोड़ी सी शक्ति थॉमस के बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे कि अब थॉमस को पूरी तरीके से पता था कि उसे क्या करना है और वो उसी प्लान को कंटिन्यू करने में लग गया। थॉमस तो अपनी एक बहुत ही बड़ी और नुकीली जंजीर रास्ते में लगा देता है, जिससे कि वो शायद गैब्रियल को रोकना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गैब्रियल यहाँ पर उन्हें सेंस करके पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ रात का समय था और मैरी के ऊपर कई सारे रिचुअल परफॉर्म किए जा रहे थे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ तो गैब्रियल अपनी गाड़ी लेकर लगातार उस तरफ बढ़ रहा था।
लेकिन थॉमस के बिछाए गए जाल के अंदर उसकी कार फंस जाती है और वो बहुत ही बुरी हालत में नीचे गिर जाता है। हालांकि यहाँ पर थॉमस उसे रोकने की रास्ते में कोशिश कर रहा था, पर गैब्रियल उसे बहुत ज्यादा मारते हुए आगे बढ़ जाता है। गैब्रियल उस चैम्बर में पहुंच चुका था जहाँ मैरी के ऊपर रिचुअल्स किए जा रहे थे, पर तभी कैथरीन गन निकालती है और सीधा गैब्रियल के ऊपर मल्टीपल फायर करने लगती है। हालांकि गैब्रियल के ऊपर अभी भी कुछ असर नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो बिना किसी डर की मैरी के पास जाने लगा। लेकिन तभी दीवार को तोड़ते हुए एक कार अंदर घुस जाती है जिससे थॉमस चला रहा था और वो पूरी की पूरी कार गैब्रियल के ऊपर चढ़ा देता है। गैब्रियल इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और अब इसी अच्छे मौके का फायदा उठाकर लूसीफर वहां पर आया और गैब्रियल के अंदर मौजूद उसके हार्ट को बाहर निकाल लिया, जिससे कि गैब्रियल यानी कि वो एंजल वहीं मारा जाता है। थॉमस को अब ये पता चल गया कि लूसीफर, जिसे कि वो कहानियों में बुरा भला कहते थे, वो एक्चुअली में सच्चाई का साथ देता था। लूसीफर भी वहां से चला जाता है। वहीं अब लगातार रिचुअल परफॉर्म करने के कारण मैरी के अंदर जो आत्मा मौजूद थी वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है और हेवन में चली जाती है, यानी कि अब मैरी एकदम से नॉर्मल हो चुकी है और गैब्रियल जो करना चाहता था वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। थॉमस और कैथरीन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि उन्होंने मैरी को बचाने के साथ साथ यहाँ पर पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म होने से भी बचा लिया। नहीं तो हेवन और बुरी ताकतों के बीच जो दूसरी जंग होने वाली थी वो भी पृथ्वी पर होती और इंसान बड़े पैमाने पर मारे जाते। लेकिन गैब्रियल के मरने के बाद वो जंग अब नहीं होगी। लूसीफर भी चला जाता है इंसानों के बीच में रहने के लिए और जब भी इंसानों को मदद पड़ेगी तो वो जरूर उनकी मदद करने आएगा। इसी तरीके से हमारी ये रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।